सुकासा लगातार पत्थर बनी वयस्क लोगों की मूर्तियां तोड़ता रहता है। उसका मानना था कि अगर पुराने जमाने के लालची और ताकतवर लोग वापस आ गए तो नई दुनिया भी पहले जैसी भ्रष्ट हो जाएगी। सेनकू यह सब देखकर बहुत दुखी होता है, लेकिन वह जानता था कि इस समय त्सुकासा से ताकत के बल पर लड़ना नामुमकिन है। सेनकू चुपचाप अपनी असली योजना पर काम करता रहता है। उसका सपना था कि वह विज्ञान की मदद से ऐसी आधुनिक दुनिया फिर से बनाए जहां दवाइयां, बिजली, मशीनें और तकनीक दोबारा लौट आए। इसके लिए उसे सबसे पहले विज्ञान की प्रयोगशाला और जरूरी उपकरण तैयार करने थे। कुछ समय बाद त्सुकासा को पता चल जाता है कि सेनकू भविष्य में बारूद और दूसरे वैज्ञानिक आविष्कार बना सकता है। उसे डर था कि विज्ञान उसकी सत्ता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा, इसलिए वह तय कर लेता है कि सेनकू को अभी ही रोक देना चाहिए। इस बीच सेनकू और ताइजू समझ जाते हैं कि अगर वे यहीं रहे तो त्सुकासा उन्हें कभी अपने सपने पूरे नहीं करने देगा। इसलिए वे एक योजना बनाते हैं। दोनों दिखावा करते हैं कि वे त्सुकासा का साथ दे रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे युजुरिहा को लेकर वहां से भागने की तैयारी करते हैं। सेनकू अपने दोस्तों से कहता है कि अगर वह उनके साथ न रह पाए तब भी विज्ञान का सपना कभी मत छोड़ना। ताइजू और युजुरिहा उसकी बात समझ जाते हैं। जब सही मौका आता है, त्सुकासा सेनकू का सामना करता है। दोनों के बीच बहस होती है। सेनकू साफ कह देता है कि विज्ञान को कोई नहीं रोक सकता और एक दिन पूरी मानव सभ्यता फिर से लौटेगी। त्सुकासा यह सुनकर गुस्से में आ जाता है। वह अपनी अपार ताकत से सेनकू की गर्दन पर जोरदार वार करता है। सेनकू जमीन पर गिर जाता है और ताइजू व युजुरिहा को लगता है कि उनका दोस्त मर चुका है। त्सुकासा उन्हें चेतावनी देता है कि अब से वे उसके नियमों के अनुसार ही जिएंगे। लेकिन ताइजू और युजुरिहा रात के अंधेरे में वहां से निकल जाते हैं। वे तय करते हैं कि चाहे जो हो जाए वे सेनकू के सपने को जरूर पूरा करेंगे। एपिसोड के आखिर में एक बड़ा मोड़ आता है। सेनकू वास्तव में पूरी तरह मरा नहीं होता। उसकी गर्दन पर बचा हुआ पत्थर का छोटा सा हिस्सा त्सुकासा के घातक वार का असर कम कर देता है। कुछ समय बाद पुनर्जीवन द्रव उस हिस्से को ठीक कर देता है और सेनकू फिर से जीवित हो जाता है। अब सेनकू बिल्कुल अकेला था